नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन और किन का स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा है, कौन कंसिस्टेंट रहे हैं, कौन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। ये सिर्फ एक सैम्पल वीडियो है जहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकें कि मैं किस तरह की वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ और किस तरह से किन पैरामीटर्स पे चेक करके मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड लमसम के लिए नाम नहीं बता रहा मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, मतलब अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में गया तो किन पैरामीटर्स पे हमें म्यूचुअल फंड्स को देखना चाहिए और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ लमसम के लिए ठीक है या नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा, इन्वेस्ट करना ना करना, किस में करना वो आपके ऊपर है। कंप्लीटली एजुकेशनल कंटेंट है। और अब वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ बोली, मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में समझाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि इस तरह का पैरामीटर है और एक म्यूचुअल फंड ऐसे चल रहा है और एक चल रहा है ऐसे। दोनों एक ही जगह पे पहुंचे तो रिजल्ट की तो मैं बात कर ही नहीं रहा कि इसमें कुछ ज़्यादा है उसमें कुछ कम है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे डिप देखो, इसका डिप यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मैं डिप में परचेज़ कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये मुझे टाइम फ्रेम है ये रिकवरी का बेटर मिलेगा, तो मेरे लमसम को बेटर एक्सपोजर मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं डिप देखूँ तो उतने बड़े बड़े डिप नहीं हैं। अब ये डिप कैसे पता लगते हैं किस म्यूचुअल फंड के अंदर हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होने से ना कुछ इस चीज़ की वो नहीं हो जाता कि मतलब आपको ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होता है, वॉलेटिलिटी उतनी देखने को नहीं मिलती। और कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन लो भी होता है, फिर भी थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली एसबीआई के केस में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 20% केसेस में। अगर हम मोस्टली केसेस में देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेज़र ही यही करता है कि कौन कितना वॉलेटाइल है। अब स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है। लॉन्ग टर्म में सबने रिटर्न्स जनरेट किए हैं तो रिटर्न की कोई दिक्कत ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी, मैं कह रहा हूँ टाटा तक को बीट कर गया ये, ठीक है। और महिंद्रा ने, सब ने ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा रिटर्न दिए ही दिए हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 10 to 12 वाला फ्रेम है जो एक कैटेगरी एवरेज का रहा है। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस फ्रैंकलिन का 1 ईयर का उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन रिकवरी अगर मैं बात करूँ तो रिकवरी काफ़ी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ी सी स्लो है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक क्वार्टर के बेस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और अभी जब मार्केट आगे रिकवर करेगा तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमें देखना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, ये हायर साइड पे है, ये भी हायर साइड पे है। अब एक चीज़ और है, अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन देख के तो नहीं, आपको अल्फ़ा भी जनरेट करना है। सरप्राइजिंगली अल्फ़ा 2 ही फंड्स के अंदर है, इसके अंदर तो है ही नहीं और इसके अंदर माइनस में है। और अल्फ़ा का मतलब मैं आपको समझा दूं, अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा ये होता है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करके क्या ऊपर आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। अल्फ़ा का मतलब ये होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये फ़ंड किस तरह का भी पास्ट परफॉर्मेंस दे के आया हो, किस तरह के भी इसके रेशोज़ हों, क्या अल्फ़ा नेगेटिव वाला फ़ंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे? तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपको अपने आप से पूछना है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप जिसके रेशोज़ ही नहीं है, जिसको हम रिसर्च ही नहीं कर सकते, क्या ऐसा म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। हाईली वॉलेटाइल फंड है, सेपरेट फंड अगर आप लमसम के लिए रखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप एक सेपरेट फंड रखना चाहते हैं जिसने 48% टाइम 48% अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हो? स्मॉल कैप में ये नंबर उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है। इसको एक एवरेज नंबर मान सकते हो, लेकिन वॉलेटाइल है। बीच बीच में कुछ जो इसने साल निकाले हैं वहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये 48 का मैजिक वहाँ पे दिखा है लास्ट कुछ ईयर्स में। ओके, अब यहाँ पे एक लो वॉलेटाइल फंड है जिसमें आप डिप पे उतना नहीं उठा सकते, लेकिन इसमें आप टेंशन फ्री होके एक चीज़ कर सकते हो कि आप टेंशन फ्री हो सकते हो इसमें। क्यों? क्योंकि ये लो वोलेटाइल है और स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख चुके हैं, इसका रिटर्न्स हम इसके देख चुके हैं पास्ट में कैसे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी चीज़ की कहीं पे भी कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि ये चीज़ ऐसे करेगी, ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमने जो अभी तक देखा उसके बेस पे आपको अपने आप से एक आंसर लेना है, क्या मुझे एक ही म्यूचुअल फंड चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, और क्या वो फंड एचडीएफसी हो सकता है?
HDFC कम्प्लीटली इस लिस्ट में है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई नहीं है। अब पहला फंड अगर मैं बात करूं रिटर्न्स के मामले में, सिर्फ रिटर्न्स के मामले में, रिकवरी के मामले में, बेस्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ थी लमसम अलाउ था। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, 1.2 1.5 पे लगा लो, क्योंकि मैं तब तक लिखूंगा थोड़ा सा स्लो रहेगा। लमसम अलाउड था। तीसरी चीज़ कंसिस्टेंट बोल सकते हो कि ये फंड कंसिस्टेंट रहा है। उसके बाद कंसिस्टेंट रहने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हाई नहीं था। अगर मैं इसको 4 पैरामीटर्स पे देखूं तो हम इसमें बड़े बड़े डिप बेशक ना देख सकें, लेकिन अगर मैं इसको 4 पैरामीटर्स पे देखूं तो ये इसकी क्वालिटी बनती है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं जो इन चारों पे टिक कर दें? तो ये एक सैम्पल वीडियो था कि हम इन 4 पैरामीटर्स पे अलग अलग म्यूचुअल फंड, जो 13 म्यूचुअल फंड्स हमने निकाले थे, उनको चेक करेंगे कि सारे के सारे इस पैरामीटर्स पे आते हैं या नहीं आते हैं। और 13 में से अगर मान लो 5-10 बचते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लमसम के लिए फेवरेबल बात करूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन आप जब SIP कर रहे हैं तो लो ही देखो। फिर हमें ये भी नहीं देखना कि लमसम अलाउड है या नहीं, इसको हम काट के देख सकते हैं कि बेस्ट क्वार्टर गया हो, कंसिस्टेंट रहा है हमारा म्यूचुअल फंड, स्टैंडर्ड डिविएशन लो है। फिर अल्फ़ा भी आप देख सकते हो कि अल्फ़ा हाई हो, और 2-4 चीज़ें और देख सकते हो, लेकिन वो SIP वाले सेक्शन में। अभी हम सिर्फ लमसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड को चुना जा सकता है। ये एक सैम्पल वीडियो था, मैंने आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी हमने उन म्यूचुअल फंड्स को छेड़ा भी नहीं है जो 13 म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट किए थे। उनमें से कौन है कौन नहीं है आगे आने वाले समय में बात होगी, लेकिन उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर, ताकि हम आगे इस चीज़ पे काम कर सकें। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।